एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 5 हम लोग देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन देखा था, करंट किस में सेम रहता है, किस में वोल्टेज सेम रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस हम लोग कुछ देखते हैं सीरीज सर्किट के। एनसीईआरटी के ये नोट्स हैं, लेकिन मैंने इसको छांट छांट के थोड़े बनाए हैं। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करिएगा, एक एक लाइन करिएगा। हो सकता है हर एक लाइन आपको समझ में ना आए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो, पर कोई दिक्कत नहीं, आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे इसको आपको और डेप्थ में पढ़ना है अगर आप 11th-12th में साइंस कंटिन्यू करते हैं। और 11th में तो हमें थोड़ा मैकेनिक्स, मोशन, इन सब का पार्ट ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग 12th में जाएंगे तो वहाँ पर हमें पार्ट 1 में ही इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। और धीरे धीरे समय के संग जब आप प्रैक्टिस करिएगा और कॉन्सेप्ट करिएगा, खुद में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है हमारे पास कि करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, दस इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था एनसीईआरटी में भी, और रिफ़र भी किया गया उस एग्जाम्पल को, आप देखिएगा। तो जो बल्ब होता है और जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, तो उनमें जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है वो तो सेम होता है, तो करंट उन दोनों में बहुत वेरी करता है क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो सीरीज़ में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये सही नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि उन लोग को डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, करंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो उनको करंट चाहिए होता है, उनके रेजिस्टेंस में डिफरेंस के कारण वो वेरी करता है, देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस, दे वेरी वाइडली, ठीक है। अब एक इसका डिसएडवांटेज और होता है कि व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, जब एक कंपोनेंट फेल होता है तो क्या होता है, सर्किट वहीं पर ब्रेक हो जाती है। तो जो करंट है वो करंट आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि सेम करंट फ्लो होता है सीरीज कनेक्शन में, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो इसके कारण अगर एक कंपोनेंट फेल होता है, जैसे मान लेते हैं अगर R1 फ्यूज़ हो गया या फेल हो गया, तो फिर ये करंट आगे नहीं जाएगा, मतलब इनको करंट नहीं मिलेगा, तो एक तरह से पूरा स्टॉप हो जाएगा, तो ये भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो when one component fails in a series circuit, the circuit is broken and none of the components work. इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो हमारे पास एक लड़ी होती है जो हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ बल्ब्स लगे होते हैं छोटे छोटे एलईडी डिफरेंट कलर्स के, तो उसमें जब ये फ्यूज़ हो जाता है तो फिर एक बल्ब उसको खोजना पड़ता है कि कौन कौन बल्ब फ्यूज़ हुए। तो हर बल्ब को फिर हमें चेक करना होता है कौन सा फ्यूज़ हुआ है, क्योंकि एक के कारण ही सारे काम नहीं करे प्रॉपरली, फिर उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तब फिर वो काम करता है। क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक भी कॉम्पोनेंट फेल हुआ तो सब फेल हो जाएंगे, करंट नहीं पहुँचेगा। A parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. तो पैरेलल सर्किट में जैसे यहाँ बल्ब है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर है, तो अगर बल्ब फेल भी हो गया तो करंट यहाँ से नीचे तो आ रहा है, इधर का करंट रुक गया पर यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर सही से काम करेगा, या दूसरा जो भी यहाँ गैजेट होगा। तो a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. The total resistance in a parallel circuit is decreased. जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, हमने देखा था। This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. ठीक है, तो डिफरेंट करंट चाहिए, डिफरेंट उनके रेजिस्टेंस होते हैं, तो प्रॉपरली हर ब्रांच में उतना करंट मिल जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, बहुत ही इसको ब्रीफ में हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे पास बैटरी या सोर्स होता है, जो सेल होता है, वो हमारा सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब जो सेल होता है हमारा, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमें देखना है कि आखिर उस सेल में कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन से हमारे पास सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से वो केमिकल एनर्जी, मतलब वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है। तो इसी के कारण हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, जिसको हम लोग वी मान लेते हैं। और इसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट कहलाता है। तो करंट थ्रू द रेजिस्टर्स हमारा आता है, करंट आता है जो रेजिस्टर से पास करता है, रेजिस्टर फिर काम करता है। टू मेंटेन द करंट द सोर्स या बैटरी या सेल, मतलब जो हमारा सोर्स होता है उसको वो करंट, जो करंट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी या सोर्स एनर्जी। रिएक्शन अंदर ही अंदर होता रहता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और हमारा करंट मिलता रहता है। और एक बार वो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हमें रिचार्ज की ज़रूरत होती है। अगर रिचार्जेबल सेल नहीं है तो फिर वो हमारा डेड हो जाता है, ठीक है। सोर्स एनर्जी क्या होती है, तो सोर्स एनर्जी हमारी यूज़ होती है टू मेंटेन द
करंट। अब ये जो सोर्स एनर्जी होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले ये जो एनर्जी होती है कुछ यूज़फुल वर्क करती है, जैसे पंखा घूमता है, ब्लेड रोटेट्स करते हैं, वहाँ पर वर्क डन होता है हमारा, ठीक है। तो ये वर्क भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, वर्क एनर्जी पावर। इसे हमें क्लास 11th में अच्छे से देखना है। हमें 10th में भी इसके थोड़े से बेसिक देखने हैं, क्योंकि हमारे 10th में भी ये कॉन्टेंट्स है। जब हम लोग 10th 9th में, तो 9th में हमारे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जैसे 10th में हमें जो पढ़ना है लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब 12th में कनेक्ट होगा, ठीक है। 12th में आपको पार्ट 2 में ऑप्टिक्स पढ़ना है, पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। जो क्लास 9th है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था मोशन, पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, ये सब 9th आपका 11th से कनेक्ट होगा। फिर 11th में आपको मैकेनिक्स में पार्ट 1 में ये सब फिर से पढ़ना है। तो ये जो वर्क डन होता है ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। तो जो हमारे पास सोर्स एनर्जी होता है वो सोर्स एनर्जी यूज़फुल वर्क करता है। कैसे करता है, तो जैसे अगर पंखा है तो उसमें ब्लेड को रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ यूज़फुल वर्क होता है, लेकिन कुछ जो पार्ट होता है सोर्स एनर्जी का वो हीट के रूप में एक्सपेंड हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। और ये जो हीट होता है वो क्या करता है, गैजेट का टेम्परेचर रेज करता है। हम लोग नॉर्मल भी देखते हैं, जैसे पंखा बहुत देर तक चलता है तो फिर वो गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे और भी अप्लायंसेस, चार्जर भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ पार्ट होता है एनर्जी का, वो एनर्जी क्या होता है, वो आपका डिसिपेट होता है हीट के रूप में, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसी को बोलते हैं कि जो सोर्स एनर्जी है उसका वो पार्ट जो यूज़फुल वर्क में काम नहीं हो रहा है, वो जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो डिसिपेट हो जाती है, निकल जाती है, वो आपका टेम्परेचर रेज कर देता है इलेक्ट्रिकल गैजेट का। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। व्हाट इज़ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव नाम से क्लियर है, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। क्लास 10 तक तो हम लोग को सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ना है। जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो पार्ट 1 में हमें शुरू में ही कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। फिर धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में हम लोग इंडक्टर पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सब आएगा उसमें, ठीक है। इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा, रेजिस्टर भी रहेगा, कभी 2 रहेंगे, कभी 3 रहेगा, कभी प्योरली कैपेसिटर रहेगा, प्योरली रेजिस्टर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जनरली सिर्फ रेजिस्टर से डील करना है। तो प्योरली रेजिस्टर, प्योरली जो हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट होती है वो होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक तरह से अरेंजमेंट होता है। क्लास 9 में हमने जो देखा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना, जैसे कैल्शियम का 2 8 8 2, उसी तरह सोडियम का 2 8 1। तो ये सब क्या है, ये सब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उनका अरेंजमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जैसे आपको 11th में पढ़ना है। तो 9th 10th आपको बेस देता है आगे के साइंस के बारे में। और अगर आगे आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर रिसर्च में, तो आप यहीं से धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से आपका बेस तैयार करता है 11th 12th एंड हायर स्टडीज़ के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक तरह से अरेंजमेंट होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो जो रजिस्टर्स है वो सिर्फ बैटरी से जो कनेक्ट होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स होंगे और उसमें कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ एक ही रेजिस्टेंस है, आपका और भी रेजिस्टेंस इसमें हो सकता है। अब यहाँ पर फिर से देखिए स्टेडी करंट, तो यहाँ डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट करंट के आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर 12th में एक ऑल्टरनेटिव करंट आती है जिसमें चेंज होता है। तो उसमें साइन और कॉस ये आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें 10th में भी पढ़ते हैं। तो आगे आप जाके देखिएगा साइंस है, मैथ्स, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप अभी भी देखते हैं फार्मूलाज, अलजेब्रा, इक्वेशंस, पर आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सब कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आप रिसर्च वगैरह में जाएंगे तो और ज़्यादा मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होकर आप आगे पढ़िएगा। तो एक्चुअली 9th 10th जब आप स्टडी करते हैं तो ये आपको एक बेस देता है, अच्छा सा बेस देता है आगे आपको सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा फील्ड परस्यू कर सकते हैं, और आगे आप जाइएगा तो सबके कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं। मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस आर है हमारे पास और उसमें आई करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर हम लोग वी मान लेते हैं। मान लेते हैं टी टाइम के लिए हमारा चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, वी क्यू, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, हम जानते हैं जो हमारा पोटेंशियल होता है वो डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू हमारा वी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू
VQ। हैंस द सोर्स मस्ट सप्लाई, तो कितनी एनर्जी उसको देनी होगी, वर्क डन, यहाँ पर एनर्जी है ना, एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसके कारण वर्क डन हो VQ के बराबर, तो वो एनर्जी आपका VQ होगा, ठीक है। उतनी एनर्जी सोर्स को देनी पड़ेगी टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम हमने माना है। तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम आप कह सकते हैं। तो VQ/T और Q/T होता है, तो पावर आपका VI होता है, इसको इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। और एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर होता है वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर हमारे पास VI है, तो एनर्जी हो जाएगा VI/T। अब ये जो हमारे पास एनर्जी है, तो इसका होता क्या है, जो सोर्स ये एनर्जी देता है, ठीक है, या एनर्जी जो जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन से, उसका होता क्या है, तो ये जो एनर्जी होता है वो जब रजिस्टर पे जाता है तो वो हीट में डिसिपेट होता है, ठीक है। अगर प्योरली रजिस्टर है, हमारे पास सिर्फ रजिस्टर, तो ये हीट के रूप में हमें दिखता है, ठीक है। और अगर हम एक स्टेडी करंट, डायरेक्ट करंट I लें, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है उसका फॉर्मूला होता है VI/T। तो देखिए VI हमारे पास क्या हो गया, पावर हो गया, और T हमारे पास टाइम हो गया। तो ये एनर्जी है वो हीट के रूप में हमें दिखता है, डिसिपेट होता है, तो इसलिए एनर्जी की जगह हीट जनरेटेड इज इक्वल टू VI/T होता है थ्रू अ रजिस्टर। अब हमें पता है ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ V इज इक्वल टू IR हम लोग पुट करेंगे, तो I² RT होते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसे कहते हैं। अब H इज इक्वल टू I² RT में हम लोग देख सकते हैं जो हमारा हीट है या हीट प्रोड्यूस या जनरेटेड एक रजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, अगर हमें करंट हमें गिवन है, ठीक है, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, मतलब टाइम 1 सेकेंड है ना, ये सब हमें ध्यान देना है। तो हीट हमारे पास जनरेटेड 100 जूल है, टाइम 1 सेकेंड है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस द रजिस्टर। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गिवन हमारे पास है हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू 100 जूल, रेजिस्टेंस R हमारे पास 4 ओम है, टाइम T मान लिया है 1 सेकेंड, वोल्टेज निकलना है। तो हमें डायरेक्ट पता है H इज इक्वल टू I² RT होता है, वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट किया ना, तो ये जो गिवन मैंने यहाँ लिखा है ना, उसको आप यहाँ पर लिख देते ज़्यादा सही रहता, फ्रॉम गिवन है ना, इसके जस्ट बगल में। फिर यहाँ पर आपका जो I हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √100/4, ठीक है, मतलब 100/4 का √5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा करंट है वो करंट हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। अब हमें वोल्टेज चाहिए था, तो हम ध्यान रखेंगे वोल्टेज, तो ओम्स लॉ में वोल्टेज बराबर IR हो जाएगा। तो I 5 एम्पियर है, R हमारे पास 4 ओम है, तो 4 5 से 20, तो 20 वोल्ट, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जनरेशन ऑफ हीट इन अ करंट कंडक्टर, ये क्या होता है, इनएविटेबल होता है, इसे हम रोक नहीं सकते, वो जनरेट तो हीट होगा करंट के कारण। और कई केसेस में अनडिज़ायरेबल होता है, कई सारी एनर्जी जो यूज़फुल एनर्जी होती है, जिससे वर्क हो सकता था, यूज़फुल वर्क, वो डिसिपेट हो जाती है हीट के रूप में, ठीक है, हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते। द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। और ये क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स का अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं मटेरियल्स के। वो क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसे भी हमें 11th में देखना है, फिजिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी फिजिकल, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये जो होता है वो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो जनरली चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी और भी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल भी चेंज हो सकती है। मतलब हमने जैसा उसको बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था, हीटिंग के कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ अंदर ही अंदर क्या हुई, बदल गई, तो उसके कारण वो मिसफंक्शन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो जो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, लॉन्ड्री की स्पेलिंग देखिएगा DARY DRY होती है, तो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना उनमें करंट दिया जाता है ताकि वो गर्म हो, फिलामेंट, उससे हीट जनरेट हो, जिससे हमारा क्या हो, जो टेम्परेचर है या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज़ करे। हीटर में ऐसा ही होता है, तो वो यूज़ करते हैं जूल्स हीटिंग, जो H इक्वल टू I² RT है, जिसे जूल्स हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पर अब हम लोग लाइटिंग ऑफ बल्ब के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो हम लोग बल्ब देखते हैं
उसमें भी क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग फिलामेंट को इतना हीट कर देते हैं कि एक पॉइंट के बाद उससे लाइट एमिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो इसलिए जो फिलामेंट होता है बल्ब का, उसको एक हम लोग टंगस्टन नाम के एलिमेंट से बनाते हैं। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो मेल्ट नहीं करता है। तो लाइटिंग ऑफ अ बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोड्यूसेस लाइट। तो इलेक्ट्रिक जब हम हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर के बाद वो लाइट प्रोड्यूस करता है एक पॉइंट के बाद इन अ बल्ब। द फिलामेंट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3300 मतलब 3500 के नज़दीक होता है डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मेल्ट नहीं करता है। The filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it's get very hot and emits light. तो फिलामेंट में जो हम लोग एनर्जी देते हैं वो हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब जो एनर्जी देते हैं उससे वो हीट होता है फिलामेंट, और हीट होने के कारण क्या करता है, उसको रिटेन करना है, ठीक है। और रिटेन करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण एक पॉइंट के बाद लाइट एमिट होगा, तो वही लाइट बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं। तो the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. तो जो फिलामेंट का लाइट होता है, लाइफ होता है, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इनएक्टिव, केमिकली इनर्ट हम लोग कह सकते हैं, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन से क्या करते हैं, फिल कर देते हैं बल्ब को। Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. तो हम लोग जो लाइट देखते हैं वो बहुत ही कम पार्ट यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर पार्ट हीट में ही डिसिपेट हो जाता है। अगला हमारे पास एक आता है फ्यूज़, है ना। फ्यूज़ क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग कहते हैं फ्यूज़ हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा करंट पास हो गया, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पहले हम लोग एक वायर फ्यूज़ के रूप में लगा देते हैं कि वो मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक करता है, ताकि वो जो करंट है वो करंट इलेक्ट्रिक गैजेट को डैमेज ना कर सके। तो फ्यूज़ प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। The fuse is placed in series with the device. Fuse consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example aluminium, iron, copper, है ना। तो अगर ज़्यादा करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट तो हो गई, करंट के संग रहते ही है हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट रहेगा जिस कारण फ्यूज़ वायर पहले मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे नहीं जाएगा और बच जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक गैजेट। If a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर एक और टॉपिक देख लेते हैं। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। पावर हमने देखा था वी आई होता है, वी आई को हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ हम लोग आई आर पुट कर दिए, और आई स्क्वायर आर तो इसको हम लोग वी बाई आर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आई हमारा क्या होता है, आई हमारा हो जाता है वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल होगा तो नीचे हमारे पास वी स्क्वायर बाई आर बच जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट वाट होती है डब्ल्यू। 1 वाट होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, और यहाँ पर 1 वाट होता है पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका जो वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर, तो इसमें किसके प्रोपोर्शनल है किसके नहीं है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट भी देखिएगा, आप पढ़ भी सकते हैं, और साथ में आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या कांस्टेंट है, और उसके अनुसार क्या निकालना है, और इन सब को मिला के हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लॉज ऑफ मोशन में भी होता है, हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो इक्वेशन मोशन होती है इसमें भी सब है, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें किस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से प्रैक्टिस करिएगा, आप करते रहिएगा, है ना, और आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। और 1 वोल्ट हमारे पास क्या होता है, 1 वाट, तो 1 वाट हमारा क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जनरली जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है या इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 किलोवाट आवर, अब जनरली जो वाट होता है वो स्मॉल यूनिट होता है, जनरली हमारे पास किलोवाट इन सब में पावर यूज़ होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी
अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसका यूनिट होता है वाट आवर, और 1 वाट आवर होता है एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, तो 1 वाट पावर 1 आवर के लिए जब यूज़ होता है तो 1 वाट आवर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमें मिलती है ना, जो घर में हम यूज़ करते हैं कि 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके, तो इसे हम लोग 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। ठीक है, इसे यूनिट भी कहा जाता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ 1 किलोवाट आवर, जिसे हम लोग यूनिट भी कहते हैं सिंपली। 1 किलोवाट आवर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, दैट इज़ 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, और ये आपका ऐसा यूनिट है तो आपका ये जूल में आ जाएगा। नाउ जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें जो यूनिट के हम पैसे देते हैं, बिल भरते हैं, तो एक्चुअली वो हम लोग किस लिए देते हैं, तो हम लोग देते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, ठीक है, करंट फ्लो करवाने के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर द एनर्जी प्रोवाइडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लास्ट देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्ट टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट ऑफ 0.50 एम्पियर, the current is 0.50 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखते हैं, गिवन हमारे पास V वोल्ट है 220 वोल्ट, एम्पियर हमारे पास है मतलब जो करंट है हमारे पास, वो करंट हमारे पास, यहाँ पर मैंने I लिख दिया, ये थोड़ा गलत है, I होगा ना, मैं A लिख दिया, I होगा, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। I इज़ इक्वल टू 0.50 एम्पियर हो जाएगा, पावर VI होता है, तो V और I दिया तो इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे, तो इसका आंसर 110 जूल पर सेकेंड आ जाएगा, जो हमारा 110 वॉट होता है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया ब्रीफ में। अब मैं जब भी क्लास 6 अपलोड करूँगा तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हर चैप्टर में देख रहे हैं, और अगले वीडियो से हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है। ये भी आपको क्लास 12 में पार्ट 1 में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और डेप्थ में, और अभी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे इसको। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 5 तक कंप्लीट किया और हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक किया। अब अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, उससे डील करता है, और धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे।